नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मिश्रा निर्माण आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण एवं काल विभाजन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, यह टॉपिक आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहां से आपको कई प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो नामकरण काल विभाजन, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के नामकरण को लेकर के, दोस्तों साहित्य के नामकरण को लेकर के विभिन्न विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। जैसे यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ले तो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया। कितने दोस्तों? 4 कालखंडों में विभाजित किया। उन्होंने पहले कालखंड को वीर गाथा काल नाम दिया, दूसरे कालखंड को भक्ति काल, तीसरे को रीति काल और चौथे को उन्होंने गद्य काल से अभिहित किया है। उन्होंने गद्य काल नाम से उसको पुकारा है। तो जो इन्होंने 900 वर्षों के साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया, उसी को लेकर के विद्वानों में मतभेद दिखाई देता है। जैसे हम पहले कालखंड वीरगाथा काल को लेकर के देख लें तो इसमें कई विद्वानों में मतभेद दिखाई पड़ता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो इन्होंने पहले कालखंड को वीरगाथा काल कहा, वहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वीरगाथा काल न कह करके उसे आदि काल से अभिहित करते हैं, आदि काल की संज्ञा देते हैं। वे कहते हैं कि किसी विशेष रचना को माध्यम, वहां की विशेष रचनाओं को माध्यम बना करके किसी कालखंड को वह नाम देना बिल्कुल भी मान्यता के विपरीत है। उन्होंने कहा कि यह प्रारंभिक काल है, यह क्या है? यह प्रारंभिक दौर है, यहां से आरंभ होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसलिए मेरे विचार से वीरगाथा काल न होकर के इस कालखंड का नाम क्या होना चाहिए दोस्तों? आदि काल होना चाहिए। तो दोस्तों, यह हम लोग अभी देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में विभिन्न विद्वानों के द्वारा अपने अपने ढंग से उसका नाम और वर्गीकरण किया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नामकरण एवं काल विभाजन है, इसका सर्वप्रथम प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। यहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण एवं काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया? यह बन जाएगा प्रश्न, या यह इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण एवं काल विभाजन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो साहित्य ग्रंथ है, हम ये कह सकते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने साहित्य ग्रंथ के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ नाम न होते हुए भी यह हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। कौन? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम काल विभाजन एवं नामकरण किया, वह उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में विभाजित किया। कितने दोस्तों? 11 कालखंडों में इन्होंने इसको विभाजित किया है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो 11 कालखंडों में विभाजित कर दिया, यह संख्या के दृष्टि से बहुत ही
अधिक हो जाता है कि किसी कालखंड को 11 भागों में विभाजित करना ये एक बहुत ही अनैतिक दृष्टि से देखा जाए, या यह कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि इसमें संख्या में अधिकता होने के कारण इनके ग्रंथ को मान्यता नहीं प्रदान की गई। अब देखते हैं इन्होंने सर्वप्रथम क्या कालखंड जो इनका था चारण काल नाम दिया, और दूसरा जो था 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास प्रेम काव्य, तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, और आगे के क्रम में देखें तो 18वीं सदी, क्या दोस्तों 18वीं सदी, और 10वां जो है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां जो कालखंड है इन्होंने नाम दिया विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इन्होंने अपने साहित्य ग्रंथ, जो इनका साहित्य ग्रंथ था क्या था, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनका जो ग्रंथ था वह क्या था दोस्तों, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी, कितना 1888 ईस्वी। मगर अगर हम यह देखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका प्रकाशन जो है 1889 ईस्वी बताया है। क्या 1889 ईस्वी, बशर्ते यह जो है 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगर आपके परीक्षा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखा जाए या पूछा जाए तो 1889 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तो दोस्तों आज जॉर्ज ग्रियर्सन की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को, जो भक्ति काल खंड था, उसको इन्होंने स्वर्ण काल के नाम से स्वर्ण काल की संज्ञा प्रदान की। क्या स्वर्ण भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा प्रदान की। यह ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या दोस्तों, महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगे के क्रम में हम लोग देखते हैं कि अगला जो प्रयास मिस्र बंधुओं ने किसने किया, अगला जो दूसरा कालखंड का निर्धारण किया, नामकरण किया, वह मिस्र बंधुओं ने किया। मिस्र बंधुओं ने संपूर्ण कालखंड को 5 भागों में विभाजित किया। कितने दोस्तों, 5 भागों में विभाजित किया। कौन कौन, आरंभिक काल, क्या दोस्तों, आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। 5 कालखंडों में इन्होंने अपना ग्रंथ, इनका जो मिस्र बंधुओं का ग्रंथ था वह कौन था, मिस्र बंधु विनोद। क्या था दोस्तों, मिस्र बंधु विनोद। इनका जो ग्रंथ था मिस्र बंधु विनोद नाम से प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन, इसके 4 भागों में यह प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन जो है वह 1913 ईस्वी में हुआ, और चौथे भाग का प्रकाशन दोस्तों, इसके प्रथम भाग का प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में हुआ, और जो चौथा, प्रथम 3, इन्होंने पहले भाग में 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ, और जो चौथा भाग था उसका प्रकाशन 1934 में होता है। कहां होता है दोस्तों, 1934 ईस्वी में होता है। तो इन्होंने अपने ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को
5 कालखंडों में बांटा। और पहला जो कालखंड था आरंभिक काल, आरंभिक काल में इन्होंने आरंभिक काल को भी 2 उपशाखाओं में विभाजित किया। प्रथम जो शाखा थी इनके पूर्व आरंभिक काल, इसकी समय सीमा इन्होंने संवत 700 से 1343 विक्रमी संवत माना। और इनका जो दूसरा इसकी उपशाखा थी वह क्या थे, उत्तर आरंभिक काल में, उत्तर आरंभिक काल की जो समय सीमा थी वह क्या थी दोस्तों, संवत 1343 से 1444 ईस्वी। क्या 1444 ईस्वी। आगे के क्रम में इन्होंने माध्यमिक काल, दूसरा जो कालखंड था माध्यमिक कालखंड, इसमें भी 2 वर्गीकरण किया। पहले को नाम दिया पूर्व माध्यमिक काल और दूसरे को उत्तर माध्यमिक काल। क्या उत्तर माध्यमिक काल नाम दिया। तो दोस्तों अब इसका समय इन्होंने 1445 से 1560 निर्धारित किया। और जो उत्तर माध्यमिक काल था इसका समय सीमा, इसकी समय सीमा संवत 1561 से 1680 निर्धारित किया है। अगला जो इनका कालखंड था अलंकृत काल नाम दिया इन्होंने। अगला जो तीसरा कालखंड था उसको अलंकृत काल नाम दिया। इसमें भी 2 उपशाखाओं में विभाजित किया, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। और पूर्व अलंकृत काल का नाम समय सीमा इन्होंने संवत 1681 से 1790 निर्धारित किया तथा उत्तर अलंकृत काल का समय सीमा उन्होंने संवत 1791 से 1889 विक्रमी तक इसका निर्धारित किया है। अगली जो कालखंड था परिवर्तन काल। क्या दोस्तों, परिवर्तन काल था। इसकी समय सीमा इन्होंने संवत 1890 से 1925 किया है। और अगला जो कालखंड है दोस्तों, अगला जो कालखंड है वह क्या है, वर्तमान काल। क्या है दोस्तों, वर्तमान काल। और वर्तमान काल की जो समय सीमा है वह क्या है, 1926 से। दोस्तों संवत 1926 से अब तक इसका निर्धारण किया है। तो जो इनका 5वां कालखंड है वह क्या नाम है दोस्तों, वर्तमान काल। और इसकी समय सीमा संवत 1926 से क्या अब तक मानी जाती है। अगले कालक्रम में देखते हैं दोस्तों कि जो अगले हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपूर्ण साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया। दोस्तों कितने, 4 कालखंडों में विभाजित किया। और प्रश्न यहां से यह बनता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आचार्य राम शुक्ल की देन ही है कि दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति। क्या दोस्तों, दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति। दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसकी देन है, प्रवृत्ति। दोस्तों यहां से प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही देन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जो वर्गीकरण किया गया, नाम दिया गया, इन्हीं की देन है कि दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में चल पड़ी और लोगों ने 2-2 नाम देना शुरू कर दिया। तो आपसे यदि प्रश्न पूछे कि दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसकी देन है, तो दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देन है। इन्होंने अपने ग्रंथ में 1000 कवियों को लेकर के 900, क्या दोस्तों, 1000 कवियों को लेकर के कितने, 900 वर्षों का इतिहास लिखा। कितने दोस्तों, 900 वर्षों का इतिहास लिखा है। यह भी आपके परीक्षा में
पूछा जाता है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ, क्या नाम था दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम था। क्या नाम था, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो प्रथमतः हिंदी साहित्य का विकास नाम से किसकी भूमिका में दोस्तों, आज किसकी, नागरी प्रचारणी सभा की भूमिका के रूप में लिखा गया था और वह 1929 ईस्वी में प्रकाशित। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों, 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इन्होंने संपूर्ण साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया। तो दोस्तों हम चलते हैं, देखते हैं इन्होंने प्रथमतः जो पहला कालखंड निर्धारित किया वह क्या था, वीर गाथा काल नाम दिया। इन्होंने क्या नाम दिया दोस्तों, वीर गाथा काल नाम दिया। और इन्होंने इसको वीर गाथा काल नाम दिया तथा इसका नाम एक और इन्होंने क्या सुझाया दोस्तों, आदिकाल। जब विद्वानों में मतभेद हुआ, विद्वानों ने इस वीर गाथा काल को अपनाना अस्वीकार कर दिया, तो इन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई और उसमें संशोधन कर दिया। अपने इतिहास ग्रंथ में संशोधन करके इन्होंने वीर गाथा काल को एक नाम और दिया और वह क्या दिया दोस्तों, आदिकाल। इन्होंने क्या कहा, इसको वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दे दिया। और इन्होंने भक्ति काल को एक नाम और दिया, वह कौन सा दोस्तों था, मध्यकाल। क्या, मध्य काल नाम दिया। और रीति काल को एक नाम और दिया, क्या दोस्तों, उत्तर मध्यकाल। क्या, उत्तर मध्य काल। और आधुनिक काल को एक नाम दिया और क्या दोस्तों, गद्य काल। क्या, गद्य काल। तो हम देखते हैं कि दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति जो है वह आचार्य शुक्ल में देखने को मिलती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जो आदिकाल या वीर गाथा काल था उसकी समय सीमा क्या थी दोस्तों, उसकी समय सीमा क्या थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या संवत में समय सीमा जो कालखंडों की निर्धारित की है वह किसमें, संवत में निर्धारित की है। किसमें दोस्तों, संवत में। और आपको पता ही होगा कि संवत से ईस्वी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं ईस्वी में, क्या ईस्वी में हम क्या करते हैं माइनस, क्या दोस्तों ईस्वी में हम क्या करते हैं -57 घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, -57 घटा देने पर हमें ईस्वी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, ईस्वी प्राप्त होता है। और ईस्वी में 57 जोड़ देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, संवत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, संवत प्राप्त होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो इन्होंने जो साहित्य के कालखंड को विभाजित किया, इसमें पहला नाम वीर गाथा काल दिया, उसकी समय सीमा संवत 1050 से 1350 विक्रमी संवत रखा है। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रथम कालखंड को जो की समय सीमा थी वह संवत 1050 से 1375 थे। दूसरा जो कालखंड था भक्ति काल या मध्यकाल, उसकी समय सीमा थी 1700 संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत। क्या दोस्तों, संवत 1375 से 1700। यदि हम ईस्वी में देखें तो वीर गाथा काल या आदिकाल की जो समय सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। क्या दोस्तों, 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। भक्ति काल की जो समय सीमा है वो दोस्तों संवत 1375 से 1700 ईस्वी। और हम यदि ईस्वी में देखें तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। क्या दोस्तों, 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। अब अगले कालखंड की तरफ चलते हैं।
जो रीतिकाल है, इनका रीतिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 निर्धारित की। कितना दोस्तों? 1700 से 19 निर्धारित की। अब ईस्वी में देखें तो 1643 से 1843 ईस्वी तक। अगर हम ईस्वी की बात करें तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी हम पाते हैं। और जो अंतिम चौथा नामकरण इन्होंने किया, आधुनिक काल या गद्य काल नाम दिया, इसकी समय सीमा 1900 संवत 1900 से अब तक निर्धारित की है। क्या दोस्तों? संवत 1900 से अब तक निर्धारित की, या ईस्वी में कहें तो हम 1843 ईस्वी से अब तक इसकी समय सीमा पाते हैं। तो दोस्तों इन्होंने आधुनिक काल को 3 उत्थानों में विभाजित किया है। दोस्तों यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न बनता है यहां से कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने उत्थानों में विभाजित किया? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 उत्थानों में इसको विभाजित किया। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। क्या दोस्तों? तृतीय उत्थान। क्या? तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान नाम दिया। और प्रथम उत्थान की समय सीमा जो निर्धारित की, संवत 1925 से 50 तक। क्या दोस्तों? प्रथम उत्थान की जो समय सीमा है वह संवत 1925 से 50 तक मानी जाती है। द्वितीय उत्थान जो है उसकी समय सीमा संवत 1950 से 75 तक मानी जाती है। और जो तृतीय उत्थान है उसकी समय सीमा दोस्तों संवत 1975 से अब तक मानी जाती है। क्या दोस्तों? संवत 1975 से अब तक मानी जाती है। तो दोस्तों जो इनके आधुनिक काल में इन्होंने उत्थानों की चर्चा की, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, यहां से इनकी समय सीमा को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाता रहा है और पूछा जाता है भी। तो दोस्तों अब आगे क्रम में अगले तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग कि अगले जो विद्वान थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन में सबसे ज्यादा यदि हम देखें कि किसमें मतभेद, उनके मतों का, विचारों का अगर किसी ने खंडन किया है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हम पाते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण में यदि अगर विभाजन में यदि विरोध देखने को मिलता है तो हम पाते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन का विरोध किया है। उन्होंने आदिकाल के नामकरण को लेकर के तथा आधुनिक काल के नामकरण को लेकर के उन्होंने इनका विरोध किया। और अगर हम देखें कि रामचंद्र शुक्ल और द्विवेदी जी में कहीं न कहीं अगर समानता देखने को मिलती है तो हम पाते हैं कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में, क्या दोस्तों? भक्तिकाल और रीतिकाल में हम देखते हैं कि द्विवेदी जी और रामचंद्र शुक्ल में समानता देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया। दोस्तों क्या? 4 कालखंडों में इन्होंने इसको विभाजित किया है। इन्होंने संवत के बजाय पूरी सदी को इसका, क्या दोस्तों? इन्होंने पूरी सदी को मान्यता दी है। इन्होंने आदिकाल जो पहला कालखंड निर्धारित किया उसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से 14 ईस्वी मानी। क्या दोस्तों? इन्होंने आदिकाल की समय सीमा 1000 ईस्वी से क्या 1400 ईस्वी मानी है। भक्तिकाल जो है कालखंड, इसकी समय सीमा 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी मानी है। तथा रीतिकाल जो समय सीमा है उसकी, रीतिकाल की समय सीमा इन्होंने 1700 ईस्वी से 1900 निर्धारित की है। और जो आधुनिक कालखंड है, आधुनिक काल की समय सीमा
1900 ईस्वी से अब तक मानी है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संपूर्ण साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया। पहले कालखंड को आदिकाल, दूसरे को भक्तिकाल, तीसरे को रीतिकाल और चौथे को आधुनिक काल नाम दिया है। अगले क्रम में दोस्तों देखते हैं आगे के क्रम में। तो अगले क्रम में राहुल सांकृत्यायन को पाते हैं हम। राहुल सांकृत्यायन ने संपूर्ण साहित्य को 5 कालों में, 5 कालखंडों में विभाजित किया। इन्होंने पहले कालखंड को सिद्ध सामंत युग की नाम से अभिहित किया है, दूसरे कालखंड को सूफी युग, तीसरे को भक्ति युग, चौथे को दरबारी युग और 5वें को नव जागरण युग कहा है। दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग, सूफी युग, भक्ति युग, दरबारी युग और नव जागरण युग नाम दिया है। इन्होंने अपने ग्रंथ में 5 कालखंडों में इसकी वर्गीकृत करते हैं। अगले क्रम में हम लोग देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। दोस्तों तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संपूर्ण साहित्य को संपूर्ण साहित्य को 7 कालखंडों में विभाजित किया। कितने दोस्तों? 7 कालखंडों में विभाजित किया। इन्होंने पहला नाम संधि काल दिया। क्या दिया दोस्तों? संधि काल दिया। और दूसरा नाम चारण काल, तीसरा जो नाम दिया इन्होंने भक्ति काल के अनुक्रमणिका और चौथा नाम भक्ति काल, 5वां इन्होंने प्रेम काव्य कहा है, 6ठा राम काव्य, 7वां जो है कृष्ण काव्य कहा है। क्या दोस्तों? कृष्ण काव्य कहा है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इन्होंने 7 कालखंडों में, क्या दोस्तों? 7 कालखंडों में हिंदी साहित्य के संपूर्ण काल को 7 भागों में विभाजित किया। तो दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं कि जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, जैसे आदिकाल को नामकरण को लेकर के देखा जाए कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से, अपने सूझबूझ के माध्यम से आदिकाल को और रीतिकाल में काफी अंतर्द्वंद दिखाई देता है। और वहां से आपकी परीक्षा के में कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिद्ध सामंत युग किसने कहा, किसका नामकरण किसने चारण काल कहा है, किसने सिद्ध क्या दोस्तों संधि काल क्या है। तो इस ढंग से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आदिकाल नामकरण देन किसकी है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो हम दोस्तों साहित्य इतिहास के नामकरण को लेकर लेखकों में वैचारिक मतभेद, क्या दोस्तों? वैचारिक मतभेद हैं। शुक्ल जी ने नामकरण काल विभाजन के लिए विशेष काल में विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता को आधार माना है, इसलिए वे किसी विशेष समय सीमा में कृतियों का तटस्थ मूल्यांकन करते हैं और इसके द्वारा प्रस्तुत आधार महत्वपूर्ण मानते हैं। और उसी ढंग पर इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने इसका काल विभाजन और नामकरण किया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आदिकाल को किस विद्वान ने किस नाम से अभिहित किया है। तो जो आदिकाल है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा है दोस्तों? आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया। दोस्तों आपके एग्जाम में यहां से कई बार प्रश्न बनते हैं और प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे भी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? ग्रियर्सन ने कहा है।
अब आगे बढ़ते हैं, तो आरंभिक काल किसने नाम दिया? आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? तो आदिकाल को आरंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। अगर हम देखें कि वीर गाथा काल नाम किसकी देन है, तो वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देन है। अब आगे के क्रम में बढ़ते हैं, तो बीज वपन काल। बीज वपन काल किसने कहा? तो बीज वपन काल दोस्तों, बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, किसने दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। और सिद्ध सामंत युग हम देखें तो सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। किसने कहा दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। आगे के क्रम में अपभ्रंश काल किसने कहा? तो अपभ्रंश काल दोस्तों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया है। आगे के क्रम में आदिकाल किसकी देन है? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? यह परीक्षा में कई बार पूछा है दोस्तों। तो आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल नाम दिया है। इनके साहित्य का आदिकाल एक नाम से एक पुस्तक भी है दोस्तों। तो आदिकाल नामकरण किसकी देन है? तो आदिकाल नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है दोस्तों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की देन है। अब आगे के क्रम में देखते हैं दोस्तों हम लोग के क्या प्रारंभिक काल किसकी देन है? प्रारंभिक काल किसने कहा? तो प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल नाम दिया है। आगे के क्रम में संधि काल किसकी देन है? तो आदिकाल को संधि काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल कहा है। और वीर काल किसने कहा? तो वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। तो दोस्तों यहां से आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे के क्रम में हम देखते हैं कि भक्ति काल को किस विद्वान ने क्या नाम दिया? तो भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने, क्या दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन ने 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा है। क्या कहा है? भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण, भक्ति काल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। और माध्यमिक काल किसने कहा है? तो मिस्र बंधुओं ने माध्यमिक काल कहा है। क्या कहा है दोस्तों? माध्यमिक काल। भक्ति काल को माध्यमिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? मिस्र बंधुओं ने क्या कहा है? भक्ति काल को माध्यमिक काल की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल नाम दिया है। या यह कह सकते हैं कि भक्ति काल नामकरण किसकी देन है? तो भक्ति काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देन है। आगे के क्रम में देखते हैं सूफी युग या भक्ति युग किसने कहा? तो भक्ति काल को सूफी युग या भक्ति योग राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। और पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व मध्यकाल इसको कहा है। आगे के क्रम में बढ़ते हैं दोस्तों। आगे के क्रम में हम लोग देखते हैं अगले रीतिकाल को लेकर के। दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से दो काल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला क्या? आदिकाल, और दूसरा रीतिकाल, जहां से आपके परीक्षा में अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। तो रीतिकाल दोस्तों, रीतिकाल को हम ले लें तो रीतिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने
काव्य कला युग या रीति काव्य कहा है। क्या कहा है? काव्य कला युग या रीतिकाल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। रीतिकाल को काव्य कला युग या रीतिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अलंकृत काल या अलंकार काल मिस्र बंधुओं ने, रीतिकाल को अलंकृत काल या अलंकार काल मिस्र बंधुओं ने कहा है। दोस्तों किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने कहा है। और रीतिकाल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को अगर हम देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल को क्या कहा है? उत्तर मध्यकाल। क्या कहा है दोस्तों? उत्तर मध्यकाल कहा है। और कलाकाल, यहां यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। किसने दोस्तों? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल नाम से अभिहित किया है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, किसने दोस्तों? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। क्या कहा है दोस्तों? श्रृंगार काल नाम दिया है। तो श्रृंगार काल नाम या श्रृंगार काल नाम देना रीतिकाल को किसकी देन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। आगे के क्रम में दरबारी युग, रीतिकाल को दरबारी युग किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने रीतिकाल को दरबारी युग कहा है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से प्रश्न जो पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं आधुनिक काल को देखें कि आधुनिक काल को लेकर के विद्वानों में जो मतभेद है, जो विद्वानों ने अपने अपने ढंग से रीतिकाल का नामकरण किया, आधुनिक काल को नाम दिया, वो हम देखते हैं जो आपके विगत एग्जामों में पूछे गए हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को जो नाम दिया वह क्या दिया दोस्तों? गद्य काल नाम दिया है। क्या दिया है? गद्य काल नाम दिया है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पुनर्जागरण कहा है। क्या कहा है दोस्तों? पुनर्जागरण काल नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान या विक्टोरिया युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक काल को कहा है। क्या कहा है दोस्तों? विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया युग जॉर्ज ग्रियर्सन की देन है। किसकी देन है दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन की देन है। आगे के क्रम में देखें तो परिवर्तन युग या वर्तमान काल मिस्र बंधुओं ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? मिस्र बंधुओं ने कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया दोस्तों? आधुनिक काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? आधुनिक काल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल को कहा है। और नव जागरण काल राहुल सांकृत्यायन ने आधुनिक काल को नव जागरण काल किसने कहा है? तो आधुनिक काल को नव जागरण काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने काल विभाजन एवं नामकरण को लेकर के जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। यहीं से आपके यहां से प्रश्न टीजीटी, पीएचडी, नेट, जेआरएफ जो एग्जाम आपका होता है उसमें यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग फिर अगले टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। पहला जो कालखंड है हमारा दोस्तों आदिकाल, वो लेकर के हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।